दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इसके ऊपर बात करेंगे। चैप्टर 18 क्लास 11 अकाउंट्स। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे अकाउंट्स का। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये बेसिकली फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है कि जब अकाउंटिंग अब ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल मतलब अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप होता है, एक समझ लो आप। जैसे आपने सबसे पहले पूरे अकाउंट्स क्लास 11 में अकाउंट्स में आपने क्या होगा देखा, सबसे पहले आपने बेसिकली जर्नल बनाया है ना। मेन तो जर्नल ही था। आपने स्टार्टिंग में अकाउंटिंग क्या होता है ये पढ़ा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ी। लेकिन मेन चैप्टर पढ़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जर्नल से। जर्नल ये मेन था। फिर जर्नल के बाद आपने सीखा लेजर, कि भाई लेजर कैसे बनता है, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, है ना। लेजर के बाद आपने फिर सीखा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। अब ये ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, ये है सवाल। ट्रायल बैलेंस के बाद हालांकि आपने सीखा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि ट्रायल बैलेंस में भैया अगर कुछ गलतियां समझ नहीं आती तो गलतियां या तो समझ में आ भी गई तो गलतियां ठीक कैसे करते। ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे बैलेंस होते हैं, है ना। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस से हमारा फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ट्रायल बैलेंस से। फाइनल अकाउंट्स इसे बोलते हैं, समझ रहे हो बात को। ट्रायल बैलेंस से हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, या इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी हाँ। मतलब कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी बैलेंसेस आए उसका क्या करते हैं, ये है सवाल। उसको हम एक स्टेटमेंट में या अकाउंट्स में डाल देते हैं, वो बेसिकली उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हो गए ट्रायल बैलेंस में, कई सारी कैटेगरी के हो गए, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कई सारे होते हैं। उसको कहीं ना कहीं तो ले जाना है ना। एंड में मुझे क्या पता करना था, बिजनेस का पर्पस क्या है। एंड में मेरा बिजनेस का पर्पस है प्रॉफिट या लॉस पता करना, कि भाई मैंने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। तो उसके लिए हम जो सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं वो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पूरे साल में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया, उसके लिए मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ। बेसिकली ट्रायल बैलेंस से आप ध्यान से समझो, ट्रायल बैलेंस से ये कैसे बनता है। ट्रायल बैलेंस में जो खर्चे और इनकम वाले बैलेंस होते हैं उसको हम इस अकाउंट में डाल देते हैं, ताकि मैं ये निकाल सकूं कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। तो ये अकाउंट कैसे बनता है? जो ट्रायल बैलेंस से खर्चे वाले और जो इनकम वाले बैलेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये वाले सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस से उठा के कहाँ डालते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, ताकि मैं वहाँ से ये निकाल सकूँ कि मेरा पूरे साल में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। इनकम में से जब मैं खर्चे माइनस कर देता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपको पता है ना कि ट्रायल बैलेंस में किस किस कैटेगरी के बैलेंस होते हैं। एक तो होते हैं एसेट वाले बैलेंसेस, है ना। एक होते हैं लायबिलिटी वाले बैलेंसेस। एक होते हैं हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो कि मैंने आपको बता दिया कि भाई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को तो हम कहाँ डालते हैं? यहाँ डाल देंगे। ऐसे इनकम एंड गेन्स वाले बैलेंस होते हैं, उसको भी यहाँ डाल देते हैं। और कैपिटल वाले बैलेंस होते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, ये दोनों तो हो गए काम। एसेट और लायबिलिटी कहाँ जाता है? एसेट और लायबिलिटी के बैलेंस कहाँ जाते हैं? तो देखो, एसेट और लायबिलिटी के बैलेंस जाते हैं हमारा एक और, ये तो अकाउंट है, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। वो अकाउंट नहीं होता, वो एक स्टेटमेंट होती है। इसलिए सही वर्ड क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट्स, अकाउंट तो ये है क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट होते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं बोलूँगा। एसेट और लायबिलिटी के जो बैलेंस होते हैं वो लिखे जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का नाम ही वहाँ से निकला है कि जो बेसिकली जो बच गया, जो बैलेंस बच गए ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैलेंस बच गया खर्चे और इनकम को छोड़ के। आपको कैपिटल भी बेसिकली लायबिलिटी के अंदर आता है ना। तो जो खर्चे और इनकम को छोड़ के जो बच गया बैलेंसेस, वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। वहीं से नाम पड़ गया बैलेंस शीट। शीट का मतलब डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट।
तो इसमें एसेट और लायबिलिटी के बैलेंसेस लिखे जाते हैं, और जो कैपिटल होती है ना वो भी लायबिलिटी के अंदर ही आती है, तो वो भी बैलेंस शीट में लिखी जाती है। कैपिटल ही भी बैलेंस शीट में, यानी कि आप कह सकते हो एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल बोल सकते हो, क्योंकि जो लायबिलिटी ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आउटसाइड लायबिलिटी होती है। कैपिटल लायबिलिटी इसलिए बोलते हैं ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, ये ओनर को पे करनी होती है बिजनेस को, और जो बाहर के बंदे को पे करनी होती है बिजनेस को वो लायबिलिटी आउटसाइड वाली होती है। उस आउटसाइड लायबिलिटी को लायबिलिटी खाली बोलते हैं। तो एसेट, लायबिलिटी, जो कैपिटल बच गया वो सब इसमें लिखे जाते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी कि भाई ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस इस कैटेगरी के होते हैं, खर्चे इनकम वाले तो चले गए यहाँ पर, ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, बाकी जो बच गया वो सारे यहाँ जाते हैं बैलेंस शीट में। चलिए फिर अब बात करते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ठीक है, ये जो पहला हम कह रहे थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर ये यानी कि दोनों अकाउंट एक साथ बनेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। दोनों बनेंगे तो एक साथ ही, लेकिन सिर्फ पहले ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली सबसे पहला स्टेज होती है, पहला अकाउंट होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। मतलब कि जो हमें सामान बेचा ना, गुड्स जो बेचे, उसको बेच के प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ वो निकालने के लिए बनाते हैं। क्या मतलब है, देखो ध्यान समझ देते हैं। देखो हमारा बिजनेस में क्या काम होता है, गुड्स को बेचना, यानी कि जो मैं जिसके काम कर रहा हूँ, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स जैसे कि मेरा जिस चीज़ का काम है, जो मैं बेचता हूँ, सपोज करो मैं फर्नीचर बेचता हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हो गया, फर्नीचर खरीदता और बेचता हूँ, या फिर मैं मान लो चेयर खरीदता बेचता हूँ, या फिर मैं कपड़े खरीदता बेचता हूँ, वो मेरा गुड्स होता है। अब इस गुड्स को बेच के कितना प्रॉफिट कमाया मैंने, वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं। अब गुड्स को बेच के प्रॉफिट कितना कमाया, उसमें कई सारे खर्चे भी होते हैं, लेकिन है ना, गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे कि मान लो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला तो मुझे चाहिए कि भैया मेरा गुड्स को बेचा, यानी कि सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स इसे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, या रिवेन्यू भी बोलते हैं। जो सामान बेचा उसको बेच के कितना पैसा मेरे पे आया, उसे बोलते हैं रिवेन्यू। सो रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अब रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स में से माइनस कर देंगे ना कि भैया जो गुड्स को बेचा लेकिन वो बेचने के टाइम पे जो खर्चे हुए वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ। समझ गए, वैसे तो ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है, लेकिन ग्रॉस लॉस भी सकता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, वो पता चल जाएगा कि मैंने सामान जो बेचा उसको बेचने के बाद मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, कितने में बेचा। तो यहाँ से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ मुझे माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि सामान को बेचने की लागत कितने की थी, वो अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ। यही तो निकालना होता है मेन। मेरे पास समझते हो ना कि भाई मेरे को अगर सामान बेचा, उसका इनकम मिल गई, मान लो मैंने 2 लाख का सामान बेचा है, लेकिन 2 लाख का सामान बेचा है, लेकिन 2 लाख को सामान जो बेचा उस बेचने के चक्कर में मुझे 1 लाख रुपए खर्च हो गए। सामान को बनाने के लिए खर्चा हो सकता है, वो सामान को बेसिकली लाने का खर्चा हो सकता है, कई सारे खर्चे हो सकते हैं, फैक्ट्री का खर्चा हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हो सकता है। उसको माइनस करने का मुझे समझ में आया कि 1 लाख का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, यानी कि सामान को बेचने के बाद मुझे 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। ये होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये तो खुद निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? देखो सबसे पहले तो कई बार हम क्या होता है कि हम कई बार जो जैसे सामान जो होता है कई बार मुझे बनाना नहीं पड़ता, मेरे पे पहले से पड़ा होता है। रॉ मटेरियल में सामान को बनाने के लिए क्या होता है, कच्चा माल लाना पड़ता है। जैसे कि मुझे फर्नीचर बनाना है, अब फर्नीचर बनाने के लिए वुड लानी पड़ेगी। वुड क्या होगा, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। ये वुड वगैरह हो गया, या फिर जो क्लॉथ को बनाने के लिए वही मैं जो वो ला रहा हूँ, मतलब कब वो ला रहा हूँ ठीक है, वहाँ क्लॉथ को बनाने के लिए जो भी मुझे कॉटन चाहिए जैसे ला रहा हूँ, तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल। ये कई बार मेरे को पहले से पिछले साल मैंने ख़रीदा होगा, वो पहले से कई बार बचा के रखा होगा। तो वो जो बचा के रखा हुआ पिछले साल जो बच गया था, कई बार वो मैं इस साल इस्तेमाल कर लेता हूँ।
तो पिछले साल बचा हुआ स्टॉक बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। यानी कि अगर कोई रॉ मटेरियल का स्टॉक या कोई पहले से स्टॉक जो बचा हुआ है मेरे पास, जिसको मैं इस साल यूज़ करो सामान को बेचने के लिए या बनाने के लिए, जो भी हो सकता है ना, बेचने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं बना बनाया सामान बेच रहा होता हूँ, या कई बार मुझे बनाना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे बनाना पड़ रहा है तो भैया रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है वो, या फिर किसी चीज़ का, जैसे स्टॉक देखो कई तरीके के होते हैं, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, यानी क्योंकि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो रॉ मटेरियल का स्टॉक है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूँ, बना बनाया सामान बेचता हूँ, तो वो फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। या फिर सामान मैं बेचता हूँ वर्क इन प्रोग्रेस वाला, यानी कि अभी सामान बीच में अटका हुआ है, पूरी तरह बना नहीं है, तो किसी चीज़ का भी स्टॉक हो सकता है वो। यानी कि अगर मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक, तो वो मेरा खर्चा माना जाएगा, क्योंकि पिछले साल तो मैंने किया था वो। फिर हो सकता है कि मैंने ये इस्तेमाल किया लेकिन मुझे कुछ और ख़रीदना पड़ गया रॉ मटेरियल, तो नया परचेजेस भी हमें ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट में। तो एक तो पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ था वो इस्तेमाल करो तो वो भी खर्चा है, इस साल जो नया स्टॉक खरीदा वो भी खर्चा है, और अगर मैंने सामान को खरीदते हुए कोई भी खर्चे किए वो भी मेरा खर्चा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब सामान को खरीदते हुए कोई भी खर्चा किया, मतलब बहुत सारे खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हो सकते हैं। मान लो मैंने फैक्ट्री का कोई रेंट दिया, फैक्ट्री का रेंट दिया, ये भी बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे भैया अगर ये ना देता तो मेरी प्रोडक्शन वही रुक जाती, मैं सामान को बेच नहीं पाता। अगर फैक्ट्री रेंट, इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं सामान को बेचने के लिए, सामान बिक नहीं पाएगा। या फिर कैरेज, रिक्शे का किराया, कैरेज इनवर्ड बोलते हैं उसे, कि सामान जो मेरे पे आ रहा था रॉ मटेरियल, उस पर रिक्शे का किराया हो गया। फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो गया, या कोई मैंने मजदूरी दे रहा हूँ, वेजेस, ये सब ऐसे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मैं ये कर दूंगा। लेकिन इन सब में एक चीज़ अधूरी है, ये सब क्या हो गया, मेरा सामान को बनाने का खर्चा हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें से एक चीज़ माइनस ना करूँ, मान लो मेरे पे सामान मैंने मान लो 1 लाख का मैंने यूनिट्स खरीदे थे, लेकिन लास्ट में मेरे 50,000 यूनिट बच भी गए थे, तो हमें ये निकालना है कि सामान को बेचने का खर्चा कितना हुआ। ये नहीं कि सामान का टोटल बनाने का खर्चा कितना था, बेचने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कि अगर मैंने 1 लाख यूनिट बनाई थी, मतलब 1 लाख यूनिट मेरे पास स्टार्टिंग में पड़ी हुई थी, वो फिर मैंने नहीं खरीदी, लेकिन लास्ट में देखा कि 50 यूनिट बच गई, यानी कि नहीं बिक पाई, तो बिकी कितनी है, वो तो सिर्फ 50,000 बिकी है ना, तो हमें तो वो खर्चा लेना है जो 50,000 यूनिट जो बेची है, जो नहीं बिक पाई, इसके अंदर जो भी खर्चे हुए, ये तो टोटल खर्चे है, सामान का टोटल जो बनाया। लेकिन इसमें से अगर जो सामान नहीं बिक पाया उसका खर्चा माइनस कर दूँ, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान जो बच गया है मेरे पास वो नहीं बिक पाया, उसका खर्चा अगर मैं माइनस कर दूँ, क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पड़ा हुआ है वो मैं अगर माइनस कर दूँ, तो मेरे पे आ जाएगा कि सामान जो बिका है सिर्फ उसका खर्चा। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका। एक बार दोबारा समझ लो कि भाई पहले ओपनिंग स्टॉक लेना पड़ता है, फिर परचेजेस, सामान को अगर कोई रॉ मटेरियल नया खरीदा है वो लिया, क्योंकि वो भी खर्चा है, एक तो पुराना खर्चा, एक तो नया खर्चा, और इसको करते हुए कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए मेरे जो प्रोडक्शन को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, जैसे फैक्ट्री वाले खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, और जो सामान नहीं बिक पाया अगर वो माइनस कर दूँ तो जो समझ में आ जाएगा कि जो सामान बिका है सिर्फ उसके खर्चे कितने हुए, तो वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसे निकाला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, बस ऐसे निकल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ। इसी को बस एक अकाउंट की फॉर्म में लिखते हैं और कुछ नहीं होता। देखो इसको बस हमें अकाउंट की फॉर्म में लिख देंगे तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट बोल देते हैं। कि आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड पे आएंगे, इनकम क्रेडिट साइड पे, क्योंकि खर्चे डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है। तो जैसे मैंने बताया खर्चे क्या क्या थे, ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का कोई स्टॉक बचा हुआ वो भी मेरा खर्चा है, क्योंकि वो पिछले साल तो हुआ था खर्चा, वो बनाने का इस्तेमाल कर रहा हो तो वो खर्चा है। नया कोई सामान खरीदा वो भी खर्चा है, सामान को बनाने के लिए कोई नया सामान खरीदा वो भी खर्चा है, और जो सामान को बनाने के लिए कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के वो भी खर्चे है। ये सब देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज। अच्छा, लेस रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है कि मान लो कोई सामान मैंने खरीदा वो, लेकिन कोई सामान डिफेक्टिव निकल के वापसी कर दिया, तो वो तो माइनस कर देना है ना, क्योंकि आपने सिर्फ वो लेना है जो सामान खरीदा है, जो अगर खरीदा हुआ वापसी कर दिया उसको माइनस कर देना होता है। या कोई लॉस हो गया, स्टॉक आग लग गई कोई स्टॉक में, वो माइनस कर देना है। अब देखो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने लेने हैं। कैरेज, इनवर्ड, वेजेस, हालांकि ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, बस इसको अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसको अलग लिखा हुआ है।
वेजिस और सैलरी मजदूरी दी फैक्ट्री में वो आएगा। कैरेज इनवर्ड देखो सामान रिक्शा किराया हो गया, फ्रेट हो गया, फैक्ट्री की कोई इलेक्ट्रिसिटी दी है या रेंट दिया है, कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री के खर्चे हो सकते हैं, फ्यूल का खर्चा हो सकता है, ये सब आ जाएंगे। इसको मैं खाली टोटल बना के डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकता हूँ, जी हाँ। फिर बाय सेल्स, और अगर हाँ सेल में भी अगर कोई आपने कोई रिटर्न इनवर्ड यानी कि कोई सामान वापसी आ गया था बिका हुआ, तो वो माइनस कर देना है, बिकॉज आपने सिर्फ वो लेना है जो सामान बिका था। तो रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं सामान जो, या फिर कोई स्क्रैप स्केल हो सकती है, यानी कि कोई आपने कोई पुराना सामान था जो बिल्कुल ख़राब हो रखा था वो बेच दिया, वो भी आपकी इनकम है, वो भी आपने ले ली, वो वाली सेल भी ले लेनी है। और देखो क्लोजिंग स्टॉक, जो आपने माइनस किया था क्लोजिंग स्टॉक, वो आपको क्या करना पड़ेगा, अब क्रेडिट साइड डालना पड़ेगा, बिकॉज आपको ये जो कॉस्ट निकालने के लिए ये तो खर्चे थे, बट ये आपने खर्चा माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ की जगह यहाँ लिखना पड़ेगा, ताकि यहाँ से प्लस करके इनको माइनस कर सकूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि ये बेसिकली अगले साल का स्टॉक है, तो इसको अगले साल इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए यहाँ से इसको माइनस करना, तो माइनस करने के लिए उल्टा लिखना पड़ेगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो भैया यहाँ पर आएगा, क्योंकि भैया ये साइड से अगर क्योंकि ये साइड इनकम बड़ी होगी, इनकम में से खर्चे माइनस करोगे तो डिफरेंस यहाँ पर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और यहाँ पर अगर ग्रॉस लॉस आ गया तो इसका मतलब खर्चे ज़्यादा थे, तो ये बैलेंस यहाँ आएगा, ग्रॉस लॉस। इसको कैरी डाउन के लिख रहे हैं क्योंकि ये जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी कि ये बेसिकली किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स और कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें समझने, ये चीज़ समझनी थी मेन। आपको ये चीज़ उम्मीद करते बहुत अच्छे समझ होगी कि इसको क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे बनाएंगे, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस को ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ तक अगर आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।